रूसी संघ ने आज आधिकारिक रूप से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ताओं से बाहर निकलने की घोषणा की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से यूक्रेन को और हथियार और वायु रक्षा प्रणालियां भेजने की अपील की, क्योंकि उनका अनुमान है कि युद्ध कम से कम अगले साल तक जारी रहेगा। आज रूसी संघ के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अमेरिका यूक्रेन रूस के त्रिपक्षीय वार्ता को तब तक जारी रखना उचित नहीं है जब तक कीव अपने नियंत्रण वाले डोनबास के हिस्से से यूक्रेनी सेना को वापस नहीं बुला लेता। नाटो ने माना कि इस हफ्ते येरेवन शिखर सम्मेलन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सहयोगियों को चेताया कि युद्ध लंबा चलेगा और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार रहें। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव इस हफ्ते मायामी जा रहे हैं, जहां वे ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन विटकोव से मुलाकात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, शांति वार्ता गतिरोध में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वहां क्या चर्चा होती है। मेरा नाम अलेक्सेय पेची है। आइए चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में राय दें। ये YouTube पर कंटेंट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो आज क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया है। अमेरिका यूक्रेन रूस के त्रिपक्षीय वार्ता को जारी रखना तब तक उचित नहीं है जब तक कीव अपने नियंत्रण वाले डोनबास के हिस्से से सेना नहीं हटा लेता। इस बारे में रूसी तानाशाह के सहायक यूरी उशाकोव ने बयान दिया। आगे मैं उनका बयान प्रस्तुत करूंगा। सभी समझते हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि यूक्रेनी वार्ताकार भी शामिल हैं, कि अभी कीव को केवल एक गंभीर कदम उठाना है, जिसके बाद सबसे पहले सैन्य कार्रवाई रुक जाएगी और दूसरे आगे दीर्घकालिक समाधान के लिए गंभीर चर्चा के रास्ते खुलेंगे। इसी दिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वार्ता के लिए यूक्रेन को डोनबास से सेना हटानी होगी, यानी अब वे इसे रख रहे हैं। यह युद्ध समाप्ति की शर्त नहीं है, बल्कि संघर्ष समाप्ति के लिए बातचीत शुरू करने की शर्त है। इस साल फरवरी में यूक्रेन में शांति के लिए त्रिपक्षीय वार्ताओं के कई दौर जिनेवा में हुए थे। मार्च में अगली बैठक नहीं हो पाई क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। और उशाकोव के अनुसार जिनेवा में हुई चर्चाओं के बाद यूक्रेन पर इस तरह के प्रारूप में कोई और संपर्क नहीं हुआ। उनके अनुसार वॉशिंगटन दूसरी गंभीर समस्या में व्यस्त है और फरवरी की बैठकों के बाद क्रेमलिन के प्रतिनिधियों ने बताया कि अगर उसकी मांगों को मानने से इनकार किया गया तो मॉस्को बातचीत की प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए तैयार है। इन मांगों में यूक्रेन की क्षेत्रीय रियायतें शामिल थीं, क्योंकि बाकी ज्यादातर मुद्दे पहले ही सुलझ चुके थे। यही से दिलचस्प बात शुरू होती है। रूसी ये मांग कर रहे हैं कि कीव प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करे, डोनबास से सेना हटाने की प्रतिबद्धता, जिसके बाद क्रेमलिन कथित तौर पर रूसी संघ और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात के लिए तैयार होगा ताकि समझौते की पुष्टि हो सके और फिर रूसी संघ और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की आपसी वापसी होनी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन की योजना के तहत यूक्रेनियों को डोनबास छोड़ना होगा और रूसियों ने सुमी, खार्किव, डिनीप्रोपेट्रोव्स्क के कब्जे वाले हिस्सों से सेना हटाने का वादा किया है। वे केरसोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों के अन्य इलाकों को क्रेमलिन को सौंपने की मांग नहीं करेंगे। अब ये साफ है कि यूक्रेन तब तक तैयार नहीं होगा जब तक उसे असली सुरक्षा गारंटी ना मिले। अब ब्लूमबर्ग मानता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस और मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति तेज करने का अनुरोध किया है ताकि यूक्रेन में अगली सर्दी की तैयारी हो सके, जब फिर से संघर्ष की तीव्रता बढ़ने की आशंका है। शहरों और ऊर्जा सुविधाओं की, साफ सुथरे रूसियों की, यह सवाल वार्ताओं में उठाया गया था। उपकरण की अक्षमता। यूरोपीय नेताओं और नाटो के महासचिव के साथ इस हफ्ते की शुरुआत में येरेवन में हुए यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में कीव में वे पहले से ही सर्दियों की रक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, उद्धरण, हमें सोचना होगा कि हम क्या करेंगे अगर रूस ये युद्ध बंद नहीं करता। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी सर्दी की तैयारी करने में और ऊर्जा संबंधी समस्याओं को हल करने में।
दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने पहल खो दी है और वो इस जंगली देश यानी रूस को लंबे समय से वादा की गई जीत तक ले जाने में असमर्थ हैं। कहा जा रहा है कि निर्णायक मोड़ वो यूक्रेनी हमलों की श्रृंखला थी जो तेल रिफाइनरी और तुआप्से बंदरगाह पर हुई, जिससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ, न सिर्फ खुद शहर में और काले सागर के नजदीकी जल क्षेत्र में बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी जहां लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्थित है। और तब कहा जाता है कि इन सब के बाद मॉस्को की राजनीतिक एलिट ने समझ लिया कि अब जीत वैसे नहीं होगी जैसा कि खूनी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन सबको दिखा रहे थे। रूस पर यूक्रेनी हमले और अधिक व्यापक, अधिक बार होने वाले और सबसे अहम, पहले से अधिक विनाशकारी होते जा रहे हैं। और अब लगभग 70% रूस की आबादी यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों की गोलीबारी की जद में आ चुकी है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने रूसी तेल रिफाइनरियों और तेल निर्यात करने वाले बंदरगाहों पर बमबारी शुरू की है। पिछले अगस्त से यूक्रेन में सर्दी बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमलों के साए में बीती है। ज़ेलेंस्की ने येरेवन में सहयोगियों को बताया कि उन्हें गर्मी में रूसी हमले की उम्मीद है। फिलहाल वे आगे नहीं बढ़ पा रहे और कब्जाई जमीन खो रहे हैं। लेकिन शांति वार्ता में देरी के कारण पुतिन शायद इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध के चलते कीव को पेट्रियट सिस्टम और मिसाइलों की नई आपूर्ति नहीं मिलेगी, जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने का सबसे प्रभावी साधन है। इसी वजह से क्रेमलिन खास तौर पर अगले साल की सर्दियों में हमलों पर दांव लगाएगा। इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने येरेवन में अपने साझेदारों से यूक्रेन की प्राथमिक जरूरतों के प्यूरल कार्यक्रम की फंडिंग जारी रखने का अनुरोध किया, जिसके तहत नाटो देश, खासकर यूरोपीय देश, यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पेट्रियट पर खास ध्यान दें ताकि इन्हें जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। इसके अलावा कीव अभी वॉशिंगटन से अलग बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। और अब यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव इस हफ्ते ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन विल्गेल्म से मिलने के लिए मायामी जाएंगे। शांति वार्ता गतिरोध में फंसी है, इसलिए संभावना है कि या तो उमेरोव यूक्रेनी क्षेत्रों को सौंपने की सहमति लेकर जा रहे हैं या फिर कोई बिल्कुल अलग मुद्दा चर्चा में है। यहां हाल ही में एक असामान्य घटना का उल्लेख करना चाहिए। कल 6 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने यूक्रेन को 1532 निर्देशित हवाई बम JDAMER की बिक्री को मंजूरी दी, FMS कार्यक्रम के तहत लगभग $400 मिलियन में। और यहां यह महत्वपूर्ण है, FMS कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम है। मैं दोहराता हूं, यह हथियारों की सीधी बिक्री है, यह प्यूरल नहीं है। यहां आपूर्ति का प्रबंधन अमेरिकी विदेश विभाग करता है, ना कि यूरोपीय लोग जो यूक्रेन के लिए हथियार खरीदते हैं। यानी जैसा कि कहते हैं, बात आगे बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि विदेश विभाग ने हथियारों की सीधी आपूर्ति को मंजूरी देना शुरू कर दिया है अमेरिका से यूक्रेन को। ना यूरोप, ना नाटो, ना बिचौलिए के जरिए, बल्कि सीधे। अभी 1500 हवाई बम हैं, जो इस युद्ध के हिसाब से ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कि कहते हैं, मिसाल सामने है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय कमेंट्स पे लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन लिंक और डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कोई भी सुविधाजनक तरीका चुनें। आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। ये इस चैनल के काम को सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। मेरे टेलीग्राम चैनल PG न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।